नमस्कार, आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बहुपद के बारे में चर्चा किया था। बहुपद क्या है उस पे हमने डिटेल डिस्कस किया था और उसके कितने प्रकार होते हैं, ग्राफी निरूपण कैसे होता है, उसके शून्यक कैसे निकालते हैं, इन सभी बातों पे हम चर्चा कर चुके थे। ठीक, आइए उसे दोबारा रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुपद क्या है? ऐसा बीजीय समीकरण जिसमें बहुत से चिन्ह व पदों से हम बहुपद कहते हैं, जिसमें वेरिएबल भी आए, नंबर भी आए, कांस्टेंट भी आए और कुछ ऑपरेशंस हो जैसे प्लस माइनस, उसमें कुछ डिग्री यूज हो और उसमें बहुत सारे टर्म हो। यानी कोई ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे टर्म आए हों, बहुत सारे ऑपरेशन हुए हों, उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों टर्म आए हों और उसके कुछ पावर भी हों, ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। उसके एग्जाम्पल भी हमने लिया था। ठीक, अब इस बहुपद के कुछ नाम हैं, उस बहुपद के जो टर्म इसमें जो यूज हो रहे हैं उसके कुछ नाम है, उसे हम जानेंगे। हमने एक इक्वेशन लिया है और यह क्या है? एक बहुपद है। ठीक, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे हम समझेंगे। यह जो यक्स वाला दिख रहा है, यानी जो भी लेटर्स हमें दिख रहे हैं, यक्स एक्स जितने भी दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं वेरिएबल। इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक, और जो भी घात दिख रहे हैं, जो भी घात हमें दिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं पावर या डिग्री। उसे हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक, और यह हमारा कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है, यानी इसके साथ कोई भी वेरिएबल या लेटर नहीं आया, इसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। और यह जो प्लस और माइनस का सिंबल है, प्लस प्लस और माइनस का जो सिंबल है, इसे हम कहेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी जोड़, घटाना, गुणा या भाग, इन सब में से कोई इसके टर्म में यूज हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेशन। और यह जो 7 बच रहा है, 7 इस टर्म में, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था टर्म का डिवीजन कौन करता है? प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। तो देखिए इसमें एक टर्म यह हो गया, दूसरा यह हो गया, तीसरा यह हो गया, चौथा यह हो, 4 टर्म है। तो 4 टर्म में इसमें एक जो है कांस्टेंट टर्म है और 3 जो है वेरिएबल वाले टर्म हैं। तो जो भी वेरिएबल वाले राशि हैं उसके साथ जिस अंक का गुणा हुआ है उसे हम कहते हैं गुणांक, यानी गुणा का अंक। तो यह 7, 5 और 4, इन तीनों को मिला के कहेंगे कोएफिशिएंट या गुणांक, गुणा का अंक। ठीक, यह एक समीकरण है जिसे हम बहुपद कहेंगे। बहुपद होने के 3 शर्त हैं, उसे भी हम जान लेते हैं। बहुपद होने के 3 शर्त हैं। अगर कोई इक्वेशन हमें दिया गया है, कैसे हम जानेंगे वह बहुपद है या नहीं? ठीक, तो उसके 3 शर्त हैं। पहला, चर राशि का घात, जो भी समीकरण लिए हम उसमें चर राशि का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो। यानी जो भी हम राशि लिए हैं, को जो भी हम इक्वेशन लिए हैं, उसमें जो चर राशि आ रहा है, यानी यक्स वाला टर्म जो आ रहा है, यक्स या वाई या ए बी एस टी कुछ भी है, उसमें जो यक्स वाला टर्म हो, जैसे हमने 7x² लिया, तो यह यक्स का जो घात है वो हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अगर एक इक्वेशन हम यहाँ एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे हमने एक इक्वेशन लिया, एक्स पे पावर -2 प्लस 7 प्लस 1/x। अगर यह हम पूछें क्या यह बहुपद है, तो यह आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बहुपद का जो शर्त बताया उसमें क्या बताया कि जो भी चर राशि हो उसका घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ चर राशि जो x है इसका घात जो है धनात्मक पूर्णांक न होकर ऋणात्मक पूर्णांक है, इसका भी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो यह हमारा बहुपद नहीं है। दूसरा शर्त है, पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या हमेशा निश्चित होनी चाहिए, निश्चित हो। यानी कोई भी इक्वेशन हम ले रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो हमेशा क्या होने चाहिए? निश्चित होने। जैसे 4x² प्लस 6x प्लस 9। ठीक, अगर एक इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं x² प्लस 2 प्लस 7x प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी इसका अंत नहीं है, यह अनंत तक जा रहा है। ठीक, तो इसकी पदों की संख्या निश्चित नहीं है, यानी यह इसकी पदों की संख्या निश्चित है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। और ऐसा समीकरण, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या निश्चित न हो, उसे हम क्या कहेंगे? वह बहुपद नहीं है। तो अगर कोई पूछे क्या यह इक्वेशन बहुपद है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने बहुपद का दूसरा शर्त क्या पढ़ा? पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। तीसरा,
तीसरा जो है वो बहुत छोटा सा कॉमन सी बात है, जो वो आपके चैप्टर में मिलेगा नहीं, वो आगे आप पढ़ेंगे तब वो समझ में आएगा। यानी चर राशि का जो गुणांक है, चर राशि का गुणांक जो है वो हमेशा वास्तविक नंबर होना चाहिए। चर राशि का गुणांक वास्तविक नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यानी जो भी चर राशि का गुणांक हो हमेशा क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जैसे हमने क्या लिख लिया, 5x² + 6x + 2। तो यह चर राशि जो x वाला टर्म है, इसका जो गुणांक बच रहा है 5 और 6 से हमेशा क्या होनी चाहिए, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तब हम कहेंगे कि यहाँ कोई समीकरण बहुपद है या नहीं। ठीक, तो बहुपद होने के कितने कंडीशन है, 3। पहला, चर राशि का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, और चर राशि का गुणांक हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और इसके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम कल बात किए थे। आइए एक बार उसे और समझ लेते हैं। यह हमारे ग्राफ दिए गए हैं। ठीक, ग्राफ कैसे होता है आप जानते हैं। ग्राफ जो है दो एक्सिस से मिलकर बनता है, एक्स और वाई। एक्स के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर हम डिनोट करते हैं, लेफ्ट में हम निगेटिव इंटीजर डिनोट करते हैं। वाई के ऊपर वाले साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर डिनोट करते हैं और नीचे निगेटिव इंटीजर। तो अब कोई भी इक्वेशन हम लेते हैं तो उसका जो है कि सोल्यूशन से इस पे ग्राफ प्लॉट करना है या ग्राफ ड्रा करना है। ठीक, जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, लेट सपोज y = 3x + 4, y = 3x + 4। अब इसमें x और y का हम मान निकालेंगे। जैसे अगर x के बराबर हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर x के बराबर हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, अगर हम x के बराबर -1 रखते हैं तो y का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। अब यही जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं इसे हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे। पहला क्या मिला है, 0 और 4। तो x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 4, पहला कोऑर्डिनेट हमें यहाँ मिल रहा है। x अक्ष पे 0, हमें x अक्ष पे चलना ही नहीं है, y अक्ष पे कितना चलना है, 4। दूसरा हमें मिल रहा है x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 7। x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे लगभग 7 यहाँ आएगा। ठीक, 7। ठीक, दूसरा हमें मिल रहा है x अक्ष पे -1, y अक्ष पे 1। x अक्ष पे -1 और y अक्ष पे 1। यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स हमने निकाला, पहला 0 और 4, दूसरा 1 और 7, तीसरा -1 और 1। तो इन तीनों पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो ये हमेशा क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा। क्यों सरल रेखा बनेगा, क्योंकि जो हमने इक्वेशन लिया है वह कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसका अधिकतम घात 1 हो। ठीक, तो यह जो ग्राफ बन रहा है यानी जो सरल रेखा बन रहा है वह x अक्ष को जितने बार काटेगा उसके उतने शून्य निकलेंगे, उसके उतने जीरो या मूल निकलेंगे। तो हम जानते हैं यह लीनियर इक्वेशन है। ठीक, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण में x का अधिकतम घात 1 होता है और x का अधिकतम जितना घात होगा उस समीकरण के अधिकतम शून्य उतने ही निकलेंगे। तो इसका अधिकतम घात 1 है तो इसका अधिकतम शून्य भी कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा, जो x अक्ष पे 1 बार काटता है। अगर कोई समीकरण, मान लीजिए अगर कोई ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं वह x अक्ष को 2 बार काटे तो इसका शून्य कितने बार निकलेगा, इसका शून्य कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। अगर कोई ग्राफ हम ले रहे हैं वह इस x अक्ष को 3 बार काट रहा है, 1, 2 और 3, तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। यानी अगर समीकरण के शून्यक हमें निकालने हैं तो हम समीकरण से भी निकाल सकते हैं और ग्राफ से भी हम निकाल सकते हैं। इसीलिए समीकरण का जो शून्यक निकलते हैं उसका ग्राफीय निरूपण इसीलिए पढ़ा जाता है कि अगर हमें समीकरण से निकालने के लिए न कहे, ग्राफ से निकालने के लिए कहे, तो ग्राफ पे हम उसको कोऑर्डिनेट निकाल के, ग्राफ दर्शा के हम उसके क्या कर सकते हैं, शून्य निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें बस यही ध्यान देना है कि x अक्ष पे अगर वह ग्राफ जितने बार काटता है उसके उतने शून्य निकलेंगे। आपका पहला चैप्टर जो है एक्सरसाइज 2.1 वह इसी पे बेस्ड है। अब आइए हम एक्सरसाइज करते हैं। पहला एक्सरसाइज आपका है 2.1। इसमें दिया है द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इन ईच केस। ठीक, यहाँ कुछ ग्राफ हमें दिए गए हैं px इक्वेशन के लिए। इस ग्राफ को देख के हमें px के नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं या शून्य निकालने हैं। तो हमने क्या पढ़ा, कोई भी रेखा अगर x अक्ष को जितने बार काटती है उसके शून्य कितने निकलेंगे, उतने ही निकलेंगे। ठीक, तो पहला फिगर हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक,
इसमें हम देख रहे हैं एक्स अक्ष हमारा यही है और इसका जो ग्राफ डिनोट किया गया है वह एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काट रहा है, एक्स अक्ष को एक भी बार जो है कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसके कितने शून्य निकलेंगे? 0, क्योंकि यह एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा, तो इसके कितने शून्य निकलेंगे? 0। ठीक, अब दूसरा हम करते हैं। दूसरा यह ग्राफ जो हम डिनोट किया गया है, यह देखिए एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है? यही एक्सिस है, इसको एक बार काट रहा है, तो इसके कितने शून्य निकलेंगे? 1। तीसरे फिगर में आते हैं। यह देखिए एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है? 1, 2 और 3, यानी यह एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, तो इसके टोटल कितने शून्य निकलेंगे? 3। अब चौथा फिगर देखते हैं। चौथा फिगर में एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसके कितने शून्य निकलेंगे? 2। तीसरा हम पांचवा हम देखते हैं। यह एक्स अक्ष को काट रहा है 1, 2, 3 और 4 बार यह एक्स अक्ष को काट रहा है, तो इसके कितने शून्य निकल आएंगे? 4। पांचवा हम देखते हैं। छठवां हम देखते हैं। छठवां में देखिए यह एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है? 1, 2, 3 बार काट रहा है, तो इसके शून्य कितने निकल आएंगे? 3। तो एक्सरसाइज 2.1 आपका खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।